आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको हमारी जो रियल पावर है, याद करवाने की जो तकनीकी है हमारे पास, उसकी कुछ झलक आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से हम कठिन से कठिन चीज़ों को बिल्कुल ईज़ी वे में याद करवा देते हैं, बिल्कुल हँसते-खेलते। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे उसकी झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण राज्यपालों को याद करने वाले हैं। साथ ही साथ इन महत्वपूर्ण राज्यपालों से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उनको एज़ इट इज़ जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे आपके दिमाग के अंदर छाप के देंगे। ये किस तरीके से छाप के देंगे, वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये कोई ऐसा कोई ट्रिक वाला मेथड नहीं है, आपको कुछ अलग ही अंदाज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यूट्यूब पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है, वैसा सिस्टम नहीं है। वो जो शुरुआत के जो अक्षर काट-कूट के ऐसे बनाते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारे जो टेक्निक्स है, वो अलग ही आपको देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। एक बार थोड़ा-सा हल्का-सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जो राजस्थान के जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं, उनको वन बाय वन करके याद करेंगे। उसके बाद में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल याद करेंगे। कार्यवाहक राज्यपाल और अतिरिक्त प्रभार राज्यपालों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको याद करेंगे। उसके बाद में जो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड जो राज्यपाल हैं, 9 राज्यपाल आ जाते हैं, उनको अपन याद करेंगे। उसके बाद में पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो राज्यपाल हैं, जैसे कि गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं, अपने सवाई मान सिंह जी हैं, जगत नारायण हुकुम सिंह, इनको वन बाय वन करके इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको याद करते हुए चलेंगे। ये किस तरीके से करेंगे, वो अपन यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस आपको करना यही है कि आपको कंसंट्रेशन पूरी बना के रखनी है। बस बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, नोट्स भी नहीं बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ ऐसे-कैसे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले अपन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपालों की और उसके बाद में अपन करेंगे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कार्यवाहक राज्यपाल होता है, ये एक तरीके से अस्थायी तौर पे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि अस्थायी तौर पे किसी भी राज्य का जब राज्यपाल उस पद पे नहीं होता है, अब अस्थायी तौर पे कैसे नहीं हो सकता? जैसे कि वो बीमार हो जाए, बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो भी अस्थायी तौर पे पद खाली हो सकता है। या क्या हो सकता है कि वो विदेशी दौरे पे चला जाए या कहीं घूमने चला जाए। तो इन 2-3 कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए राज्यपाल का जो पद होता है, रेगुलर राज्यपाल का जो पद होता है, वो कुछ टाइम के लिए खाली हो जाता है। तो जितने टाइम तक वो पुराना राज्यपाल वापस नहीं आ जाता, तब तक क्या होता है कि राष्ट्रपति अस्थायी तौर पे व्यवस्था करता है। और ये व्यवस्था कहाँ से की जाती है? राज्य के किसी उच्च अधिकारी को क्या बैठा दिया जाता है? राज्यपाल पद पे बैठा दिया जाता है। आम तौर पे क्या होता है कि राज्य के हाईकोर्ट का जो राज्यपाल होता है, उसको बैठाया जाता राज्य के हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको बैठाया जाता है। बार-बार राज्यपाल बोलते हैं, तो वही चीज़ याद रह जाती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि राज्य हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको राज्यपाल पद पे अस्थायी तौर पे बैठाया जाता है। तो यहाँ पे अस्थायी चीज़ अपन को देखने को मिलती है कहाँ पे? कार्यवाहक राज्यपाल में। और जब लंबे टाइम तक खाली रह जाता है पद, लंबे टाइम के लिए खाली खाली हो जाता है। लंबे टाइम तक खाली कैसे हो सकता है? या तो त्यागपत्र दे दे, उस कंडीशन में भी लंबे टाइम तक खाली रह सकता है। या फिर क्या हो जाए ट्रांसफ़र हो जाए, या क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि राज्यपाल जो पद है, वो एक लंबे टाइम तक खाली हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या करता है राष्ट्रपति, किसी दूसरे पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को एडिशनल चार्ज दे देता है, अतिरिक्त प्रभार दे देता है। तो जो एडिशनल चार्ज लेके जो राज्यपाल आता है, उसको अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल कहा जाता है। तो अतिरिक्त प्रभार में अपने 8 राज्यपाल हैं और अपने कार्यवाहक राज्यपाल में 12 राज्यपाल हैं। इन 12 में से जो जेएस वर्मा है, ये 2 बार रिपीट होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 11 ही हैं, लेकिन जेएस वर्मा 2 बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये टोटल संख्या 12 हो जाती है और अतिरिक्त प्रभार में कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। एक बार इनको याद करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं, ये कौन से हैं और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने कार्यवाहक राज्यपाल हो जाते हैं जगत नारायण, जो कि हमारे राजस्थान के पहले प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। दूसरे नंबर पे जो कार्यवाहक राज्यपाल आते हैं, वो कौन से होते हैं? वेदपाल त्यागी। तीसरे नंबर पे होते हैं आपके केडी शर्मा। चौथे नंबर पे आते हैं आपके पीके बनर्जी। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं आपके डीपी गुप्ता। छठवें नंबर पे जेएस वर्मा। सातवें नंबर पे दोबारा से रिपीट होकर जेएस वर्मा। आठवें नंबर पे आपके हो जाते हैं मिलाप चंद जैन।
9वें नंबर पे NL टिबेरवाल, 10वें नंबर पे आपके शैलेंद्र कुमार सिंह, 11वें नंबर पे श्रीमती प्रभा राव और 12वें नंबर पे है आपकी मार्गरेट अल्वा। अब ध्यान दो, याद करते हैं इनको। आपको कार्यवाहक राज्यपाल और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल याद करते टाइम पे एक चीज दिमाग में रखनी है कि वैसे भी ये सत्य बात है कि राज्यपाल का जब पद खाली हो जाता है तो राज्य का काम रुक जाता है। राज्यपाल अगर पद पे नहीं होगा तो राज्य काम नहीं कर सकता, राज्य का काम रुक जाता है। तो एक तरीके से राज्य के लिए बहुत बड़ा दुख है। राज्य के लिए क्या है? ये बहुत बड़ा दुख है। अब इस बड़े दुख से ही अपन याद करेंगे चीजों को। देखो, जब बड़ा दुख होता है कार्यवाहक राज्यपाल, एक बार लिख देता हूं मैं, कार्यवाहक राज्यपाल। तो जब बड़ा दुख होता है लाइफ में, जब बड़ा दुख होता है या राज्य के लिए जब बड़ा दुख होता है, तो उसका अस्थायी तौर पे सबसे पहले सॉल्यूशन देखा जाता है। उसका अस्थायी तौर पे सॉल्यूशन देखा जाता है। और अस्थायी तौर पे अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन भगवान को याद करते हैं जब बड़ा दुख होता है। अब बड़ा दुख में देखो, मैं तो बड़ा दुख ये मानता हूँ कि अगर मेरा कोई चहेता आदमी या कोई मेरा कोई सबसे नज़दीकी या कोई प्यारा आदमी अगर मेरे से दूर चला जाए या परमानेंटली मतलब विदाई ले ले इस पृथ्वी लोक से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख होगा। तो सबसे पहले आम जनता या आम इंसान क्या करता है? सबसे पहले भगवान को याद करता है। जब जब ये बड़ा दुख होता है तो अस्थायी तौर पे सबसे पहले क्या किया जाता है? भगवान को याद किया जाता है। और भगवान कौन है? जगत के नारायण हैं। जगत के पूरे संसार के जो नारायण है या जो भगवान है, उनको सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन ध्यान दो कि अगर कोई आपका कीमती नहीं, या आपका कोई प्यारा आदमी या बिल्कुल चहेता आदमी आपसे दूर चला जाए, आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो आप एक कुछ टाइम के लिए अस्थायी तौर पे भगवान को याद करके सांत्वना ले सकते हो। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। भगवान को याद करके कुछ टाइम के लिए सांत्वना दी जा सकती है, मन के अंदर शांति आ सकती है। दिमाग ये सोच सकते हैं अपन कि भाई भगवान की यही मर्ज़ी थी। ये सोच के अपने आप को दिलासा दे सकते हैं। लेकिन ये परमानेंटली जो सॉल्यूशन होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कहीं न कहीं आपको उसकी कमी ज़रूर खलती है। और जैसे ही आपको उसकी कमी महसूस होती है, तो आपका जो दिल है या आपका जो मन है, वो अशांत हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई मेरा नाम जपने से आपको अस्थायी तौर पे सांत्वना मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने मन को नहीं बहला सकते, कहीं न कहीं उसकी कमी ज़रूर खलेगी। तो मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन ये है कि आप वेदों को पाल लीजिए। वेदों को पालो। जगत नारायण जी ये कहते हैं कि मेरा नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक लंबे टर्म तक आप अगर बड़े दुःख में हो, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। वो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप एक काम करो कि वेदों को पालो। वेदों को पालने का मतलब ये है कि आप वेदों का ज्ञान लीजिए। वेदों को, जो हमारे जो पुराने वेद हैं, उनको पढ़िए आप। इससे क्या होगा कि पुराने वेदों में बहुत ही डीप मीनिंग निकलता है उन चीज़ों का, जो चीज़ें लिखी हुई है। कि जैसे एक लाइन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी कि भाई जो कुछ भी हो रहा है, ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। और कहीं न कहीं क्या है कि मरना तय है, सबका मरना तय है, ये शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी लाइनें आप जैसे ही वेदों में पढ़ोगे, तो कहीं न कहीं आपको क्या होगा कि मन के अंदर शांति होगी। मन के अंदर क्या होगी? शांति होगी, क्योंकि मृत्यु जो है वो सत्य है। मृत्यु क्या है? सत्य है। तो जब वेदों को पालोगे तो कहीं न कहीं आपको सांत्वना मिलेगी, मन के अंदर भी शांति आएगी आपके। तो जगत नारायण जी कहते हैं कि मेरा नाम लेना ठीक बात है, लेकिन आप क्या करो कि वेदों को पालो। और फिर वेदों को पालने के बाद में, वेदों को पढ़ने के बाद में भी अगर आपको शांति नहीं मिलती है, तो आप एक काम कर सकते हो कि गरम-गरम जो कड्डी है, कड्डी जानते हो कड्डी? मारवाड़ी में, राजस्थानी में बोले जाए खाटो। तो आप कड्डी कड्डी को पी के, कड्डी जो होती है, इस कड्डी को पी के आप देख सकते हो। देखो, गरम-गरम कड्डी पीने से क्या होता है कि दिमाग की नसें खुलती है।
थोड़ी-सी शरीर के अंदर क्या होती है, गर्मी सी महसूस होती है। अपन को ऐसा लगता है कि भाई अपन को एनर्जी मिली है। जब भी आप डिमोटिवेट हो या क्या हो कि अपने आप को डिमोरलाइज़ महसूस करो, तो आप गरम-गरम या तो चाय पियो या कढ़ी वगैरह या राबड़ी वगैरह, वो अगर आप पियोगे तो आपको थोड़ा-सा अच्छा महसूस होगा। तो जगत नारायण जी ये कहते हैं कि भाई वेदों को पाल लीजिए, वेदों को पढ़िए। फिर भी अगर आपको सांत्वना नहीं मिलती है, तो आप गरम-गरम जो कढ़ी होती है, उस कढ़ी को पी के आप देख सकते हो। और फिर भी अगर आपको ये सांत्वना नहीं मिलती है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये काम करो, आपके पड़ोस में कोई डीपी होगी, आपके पड़ोस में क्या होगी? डीपी होगी। और अपने मारवाड़ी में जो डीपी बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। ट्रांसफार्मर समझते हो? जहाँ पर 11,000 वोल्टेज आती है, 11,000 वोल्टेज की लाइन आती है, सिंगल लाइन आती है, उसको डाउन स्टेप करके क्या किया जाता है, घरों के अंदर सप्लाई दी जाती है 240 वोल्टेज की। ऐसे ही होता है, 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। तो उसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं डीपी। वैसे अगर वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो वो डीबी होती है। क्या होती है? डीबी, डीबी होती है वो। डीबी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि अपने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, बाँटी जा रही है। बस ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का पता रहे। लेकिन ये चीज़ अपने काम की नहीं है डीबी। बस अपन को ये याद रखना है कि भाई डीपी, अपन क्या बोलते हैं उसको? डीपी बोलते हैं। तो जगत नारायण जी ये कह रहे हैं कि वेदों को पाल लीजिए, सांत्वना नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, तो आप गरम-गरम कढ़ी को पी के महसूस कर सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, डीपी डीपी के पास जाइए, ट्रांसफार्मर के पास में जाइए। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए उसके अंदर एक ऑयल डाला जाता है। उसके अंदर ऑयल डाला जाता है जिससे क्या होता है कि कूल रहता है, वो ठंडा रहता है। तो उसके अंदर जो ऑयल होता है, उस ऑयल को मैं जूस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जूस, जूस। तो जगत नारायण जी ये कह रहे हैं कि कढ़ी को पी के अच्छा नहीं लगा, तो आप एक काम करो, आपके पड़ोस में कोई डीपी होगी, उस डीपी के पास में जाओ और उसमें से जूस निकालो। उसको उसमें उसमें से जूस निकालो, उस जूस को क्या करो, पॉलीथीन में डाल लो। पॉलीथीन में डाल के आपको क्या करना है, इस जूस का मिलाप करवाना है। इस जूस का क्या करवाना है? मिलाप करवाना है। मिलाप करने का मतलब है मिला देना है। मिला देना है। किसके साथ मिला देना है? किसके साथ मिला देना है? आपके पड़ोस में कोई टीबा होगा। टीबा तो जानते ही हो, टीला। आपके पड़ोस में क्या होगा? टीबा। तो इस टीबे पर जाओ और आपको टीबे पे क्या दिखेगा? टीबे का जो टॉप है, या जो मारवाड़ी में बोले जाए टोकड़ी, टीबा की टोकड़ी पर जाओ और बटे एक तन बाठो मिले लो। काय मिले लो? बाठो। बाठा को मतलब है सेल। क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। डीपी का जूस निकालो, पॉलीथीन में डालो और इसका मिलाप करवाना है। कहाँ पे? कहाँ पे करवाना है? आपके पड़ोस में कोई टीबा होगा, इस टीबे पे जाओ, वहां पे सेल पड़ी होगी। सेल पड़ी होगी। इस सेल से जैसे आप इसका मिलाप कराओगे इस डीपी के जूस का, तो उससे क्या बनेगा? एक प्रभावी तौर का हलवा बनेगा। क्या बन जाएगा? प्रभावी तौर का हलवा बन जाएगा। और जैसे आप इस बने हुए प्रभावी हलवे को खाओगे, तो डेफिनेटली क्या होगा? आपके जितने भी दुख हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ये बात कौन बता रहे हैं? जगत नारायण जी। और ये जगत नारायण जी कब काम में आते हैं? जब आपको अस्थायी तौर पे सांत्वना लेनी होती है या मदद लेनी होती है, तब जगत नारायण जी काम में आते हैं। अगर लंबे टर्म तक अगर आपको दुख हो जाता है, तो वहां पे आपके अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों के नाम आते हैं। अस्थायी तौर पे अगर आपको, टेम्परेरी तौर पे अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो जगत नारायण जी आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा नाम जप कर लो। लेकिन लेकिन क्या होगा कि मेरा नाम जपने से ही आपको वो जो आपके दिमाग के अंदर जो उसकी कमी खलती है, वो कमी पूरी नहीं होगी। आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। बार बार उसका नाम आपको दिमाग के अंदर आएगा कि काश अगर वो आदमी मेरे पास में होता, तो आज का दिन कुछ अलग ही होता, ये टाइम कुछ और ही होता, हम इस तरीके से मज़े कर रहे होते, है ना? तो ये कहीं न कहीं दिमाग के अंदर घूमती रहती है बातें। तो जगत नारायण जी ये कहते हैं कि मेरा नाम जपने से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। वो सॉल्यूशन क्या है? कि वेदों को पाल लीजिए, वेदों को पढ़िए। फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप गरम-गरम कढ़ी को पी के देख सकते हैं।
गरम गरम कड्डी को भी पी के अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एक काम कीजिए, आपके पड़ोस में डीपी होगी, उस डीपी का जूस निकालिए, इस जूस को आप मिलाप करवाइए, इस डीपी के जूस का मिलाप करवाइए। मिलाप किससे करवाना है? टिब्बे पे एक सेल रखी हुई है, देखो सेल को चट्टान बोलते हैं या पत्थर या मारवाड़ी भाषा में भाटो बोला करे। तो टिब्बे पे सेल पड़ी हुई है, सेल से मिलाप करवाओ। किसका मिलाप करवाओ? डीपी के जूस का। जिससे क्या होगा? प्रभावी तौर का हलवा बनेगा। प्रभावी तौर का क्या बनेगा? हलवा बनेगा। बस आपके टोटल 11 राज्यपाल कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे हुए देखो, कैसे हुए देखो। जगत नारायण ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं जगत नारायण। जगत नारायण 1 नंबर के राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल। दूसरे नंबर पे हो जाते हैं आपके, दूसरे नंबर पे हो जाते हैं वेदपाल त्यागी, वेदों को पालो, वेदपाल, वेदपाल त्यागी। तीसरे नंबर पे हो जाते हैं यहाँ पे कडी, कडी से हो जाएगा केडी, कडी से क्या हो जाएगा? केडी, केडी शर्मा, केडी शर्मा। ध्यान दो, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अदरवाइज मेरे को मजा नहीं आता है, बिल्कुल भी मजा बिल्कुल नहीं आता है कि ये सारी चीजें आपको ऐसे इस तरीके से याद करवाऊं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लेना आप। इसलिए चीजें इतना लंबा खींचने की नौबत आ गई है। तो कडी से हो जाएगा केडी शर्मा। 4 नंबर से हो जाएगा पीके, पीके यहां से हो जाएगा पीके बनर्जी, पीके बनर्जी। 5 से हो जाएगा डीपी, तो डीपी गुप्ता, डीपी गुप्ता। 6 नंबर से हो जाएगा देखो जूस, जूस और जेएस, जूस और जेएस का साउंड जो है वो सेम अपन को महसूस हो रहा है। जूस और जेएस, जेएस वर्मा, जेएस वर्मा, जेएस वर्मा। फिर इसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर जो मिलाप चंद जैन, मिलाप से हो जाएगा मिलाप चंद जैन। 8 नंबर से हो जाएगा एन.एल. टिबेरवाल, एन.एल. टिबेरवाल, एन.एल. टिबेरवाल। टिबेरवाल में जो टिब्बा है ना, यहाँ से अपन को चीजें लिंक करनी है। उसके बाद में 9 नंबर से हो जाएगा सेल से हो जाएगा शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार शर्मा। ओके, सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। आगे बात करते हैं 10 नंबर का प्रभावी, प्रभावी से हो जाएगा प्रभा राव, प्रभा राव। 11 नंबर है अलवा, अलवा, हलवा से याद आएगा अलवा, अलवा कौन थे? मार्गरेट अलवा, मार्गरेट अलवा। हो गए आपके 11 राज्यपाल। सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि भाई अस्थायी राज्यपाल, अस्थायी राज्यपाल का मतलब यह है कि आपको बड़ा दुख हुआ है। अस्थायी राज्यपाल तभी आता ना कि जो परमानेंट राज्यपाल होता है वो अपने पद पे नहीं होता है, और अपने पद पे नहीं होता है तो राज्य के लिए बड़ा दुख है। और इस बड़े दुख में अस्थायी तौर पे आप किसका सहारा लेते हो? जगत नारायण जी का। लेकिन जगत नारायण जी का जो आप सहारा लेते हो ये परमानेंट नहीं है। जगत नारायण जी खुद ये कहते हैं कि भाई मेरा नाम जप लो, अगर उससे काम बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप क्या करो? आपको क्या करना है? आपको वेदों को पालना है। जगत नारायण जी ये कहते हैं कि मेरा नाम जप लो, अच्छी बात है, सबसे पहले मेरा नाम जपो। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो वेदों को पाल लीजिए, वेदों को पढ़ लीजिए। अगर वेदों को पढ़ने से भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको गरम गरम जो कड्डी होती है उस कड्डी को आप पी के देख लो, कड्डी को पी के देख लो। अगर फिर भी आराम नहीं होता है तो आपके पड़ोस में कोई डीपी होगी, डीपी होगी, इस डीपी का जूस निकालिए और इस जूस का मिलाप करवाना है। इस जूस का मिलाप करवाने के लिए आपको जाना है, कहाँ पे जाना है? टिब्बे पे जाना है, टिब्बे पे जाना है। टिब्बे पे आपको क्या मिलेगी? एक सेल मिलेगी, छोटी सी चट्टान का टुकड़ा मिलेगा। इस चट्टान के टुकड़े से जैसे आप डीपी का जूस मिलाप करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? उसे प्रभावी तौर का हलवा बनेगा, प्रभावी तौर का हलवा मिलेगा। तो यहाँ से आपके टोटल 12 राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो कंप्लीटली याद हो चुके हैं। जगत नारायण, जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, केडी के बाद में पीके शर्मा, पीके बनर्जी। फिर 6 नंबर पे आपको क्या करना है? 6 नंबर पे डीपी, डीपी गुप्ता, जेएस वर्मा। ठीक है, डीपी का जूस निकाला, डीपी का जूस निकाल के उसका मिलाप चंद जैन। फिर क्या किया? टिब्बे, एन.एल. टिबेरवाल। फिर क्या किया? टिब्बे पे सेल पड़ी हुई शैलेंद्र कुमार सिंह, सेल से क्या किया आपने? मिलाप करवाया, तो उससे प्रभावी प्रभा राव, और उससे क्या बन गया?
मार्गरेट हलवा मतलब हलवा बन गया। तो ये सारे 11 राज्यपाल आपके याद हो चुके हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ शैलेंद्र कुमार शर्मा, या बीच में से अगर पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए आपको डीपी गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं? तो देखो डीपी का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? डीपी का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? किसने बताई थी ये बात? जगत नारायण जी। जगत नारायण जी कब आए थे? जब अस्थायी रूप से दुख हुआ था। अस्थायी रूप से अपन ने दुख का सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपाल मतलब कार्यवाहक राज्यपाल। और भी नाम पूछे जा सकते हैं कि जैसे शैलेंद्र से अपन को याद आएगा सेल। ये सेल पड़ी हुई थी टीबे पे। अपन गए थे मिलाप करवाने के लिए डीपी का जूस का। ये पूरी स्टोरी कहाँ से कनेक्ट होती है? जगत नारायण जी से। जगत नारायण जी ने ये अपन को सॉल्यूशन बताया था। कि भाई जैसे आप मिलाप करवाओगे तो हलवा बनेगा, उस हलवे को खाओगे तो आपको आपके जो सारे दुख हैं वो परमानेंटली सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन चीज़ों को कनेक्ट करके सारे जो प्रश्न है वो सोल्व कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले। अब ध्यान दो, अतिरिक्त प्रभार वाले अपन ने देख लिए ना, स्वरूप सिंह, धनीलाल मंडल, कैलाशपति मिश्रा, टीवी राजेश्वर, AR किदवई, श्रीमती प्रभा राव, शिवराज पाटिल और श्री राम नाइक। देखो अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त प्रभार में क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है, एडिशनल काम दे दिया जाता है। अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक दोनों तभी नियुक्त होते हैं जब राज्य का जो राज्यपाल होता है, परमानेंट राज्यपाल होता है या जो रेगुलर राज्यपाल होता है, अपने पद पे नहीं होता है। और पद पे नहीं होगा तो राज्य के लिए बड़ा दुख होगा। राज्य के लिए क्या होगा? बड़ा दुख होगा। इस बड़े दुख में क्या किया जाता है? देखो अस्थायी तौर पे तो क्या होता है कि जगत नारायण जी आ जाते हैं, लेकिन आपको परमानेंट अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपका हेल्प करने वाला जो अंतिम और पहला जो आदमी होगा वो कौन होगा? आप खुद। भाई जब भी कोई समस्या आती है तो आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको केवल इतना बोल सकते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो आप ही केवल अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। केवल एक आप ही हैं जो कि आपकी मदद कर सकता है, बिल्कुल इत्मीनान से। बहुत अच्छे तरीके से जो मदद करेगा वो केवल आप ही कर सकते हैं, अपनी खुद की। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक लंबे टाइम तक अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आपको जगत नारायण जी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो खुद का स्वरूप है, इस स्वरूप को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये आपका खुद का स्वरूप ही एकमात्र वो चीज़ है जो कि आपकी परमानेंटली लंबे टाइम तक आपकी हेल्प करने वाला है। आपको फिजिकली और मेंटली आपको फिट होना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो दुख हैं वो दुख आप हैंडल कर सकते हो। तो आपका स्वरूप मजबूत होना चाहिए, स्वरूप बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ओके भाई, अतिरिक्त प्रभार तभी दिया जाता है ना जब लंबे टाइम तक के लिए खाली होता है, और लंबे टाइम तक के लिए दुख को मिटाने के लिए आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप ही काम में आता है। जबकि अगर अस्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पे अगर सॉल्यूशन देखना होता है तो अपन जगत नारायण जी की तरफ शिफ्ट होते हैं या कार्यवाहक राज्यपाल अपन लाते हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल से जगत नारायण जी, कार्यवाहक क्या है? अस्थायी तौर का सॉल्यूशन है, अस्थायी तौर पे सॉल्यूशन होता है, इसलिए जगत नारायण जी पे अपन शिफ्ट होते हैं। जगत नारायण जी के बाद में वो स्टोरी आपकी कंटिन्यू हो जाती है। जगत नारायण, दोबारा से बता देता हूँ, जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी, कड़ी पी के डीपी का जूस उसका मिलाप करवाना है टीबे पे रखे सेल से, इससे क्या होगा? प्रभावी हलवा बनेगा। ये 11 राज्यपाल आपके कंप्लीट ऐसे अपन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त प्रभार में क्या होता है कि लंबे टाइम तक के लिए पद खाली होता है, तो बड़े दुख में लंबे टाइम तक अगर आपको सांत्वना चाहिए, मन के अंदर शांति चाहिए, तो आपका एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो है आपका खुद का स्वरूप। आप फिजिकली और मेंटली फिट हो जाइए, आप कितने भी बड़े दुख को कितने भी लंबे टाइम तक के लिए झेल सकते हैं। तो स्वरूप आपका मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ फिजिकली और मेंटली फिट होने से कुछ नहीं होता है, फाइनेंशियली भी फिट होना जरूरी है।
आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए आज के इस दौर में। अगर आप आर्थिक तौर से मजबूत नहीं हैं, तो फिर कहीं न कहीं आपको ऐसे महसूस होगा कि यार अपन अकेले पड़ चुके हैं। तो क्या करना है, आपको धनिक होना पड़ेगा। आपको धनिक भी होना पड़ेगा। धनिक का मतलब होता है पैसे वाला। धनिक का मतलब होता है पैसे वाला। तो आप फिज़िकली और मेंटली आपका जो स्वरूप है वो मजबूत कर लो, साथ ही साथ आपको धनिक भी होना पड़ेगा, आपको पैसा वाला भी बनना पड़ेगा। और ध्यान दो, अगर किसी आदमी की बॉडी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है और साथ ही साथ उसकी जेब में अगर अथाह पैसा पड़ा हुआ है, खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि 95% लोगों में घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर ईगो दिमाग के ऊपर सवार हो जाता है, तो बड़े से बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। घमंड या ईगो चीज़ ही कुछ ऐसी है कि अगर दिमाग पे सवार हो गई, तो ये बड़े से बड़े साम्राज्य को खत्म कर सकती है। तो अच्छा, इस ईगो का पता कैसे चलता है अपन को? इस ईगो का पता चलता है अपनी ज़बान से। किससे चलता है? ज़बान से। हर किसी को गाली-गलौज कर देते हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, पुलिस वालों को पैसे फेंक दिए, है ना? तो ईगो आ जाता है इंसान पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपकी ज़ुबान जो है, वो मिश्री जितनी मीठी होनी चाहिए। आपकी ज़ुबान मिश्री जितनी मीठी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल आदमी के लिए, जो कि किसी भी बड़े दुःख को झेल सकता है। पहला तो ये है, अच्छा, कितने भी लंबे टाइम तक झेल सकता है बड़े दुःख को। पहला तो ये है कि आपका स्वरूप, ये स्वीकार कर लो कि आपका स्वरूप ही आपकी मदद कर सकता है। दूसरी बात धनिक होना ज़रूरी है, पैसे वाला होना ज़रूरी है। तीसरी बात, मिश्र मतलब मिश्री जितना मीठा आपके आपके शब्द होने चाहिए, आपकी ज़ुबान मिश्री जितनी मीठी होनी चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपकी मज़बूत हो जाती है, तो भाई साहब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी पे क्या होता है कि जो स्ट्रगल करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके बहुत एक अच्छी खासी ऊँचाई पा लेते हैं या सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, तो उनके इंटरव्यू होते हैं टीवी के ऊपर। तो अगर आपका कोई बड़ा दुःख आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने हैंडल कर लिया, उसको फेस कर लिया आपने, तो क्या होगा कि इन 3 चीज़ों की वजह से ही आप उन चीज़ों को हैंडल करोगे, तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएँगे और आप कहाँ पे आएँगे? आप आएँगे टीवी पे। आप कहाँ पे आएँगे? टीवी पे आएँगे। और टीवी पे आप क्या करोगे? आप वहाँ पे अपने रिपोर्ट दिखाओगे। आपकी 10th की रिपोर्ट दिखाओगे, 12th क्लास की रिपोर्ट दिखाओगे, ग्रेजुएशन की रिपोर्ट दिखाओगे, बाद में आपने कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री की होगी तो उसकी रिपोर्ट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? रिपोर्ट दिखाओगे, मतलब आर दिखाओगे। आपकी रिपोर्ट दिखाओगे और उस रिपोर्ट में, प्रत्येक रिपोर्ट में क्या होगा? ए प्लस, ए प्लस ग्रेडिंग होगी। उस रिपोर्ट में क्या होगी? ए प्लस ग्रेडिंग होगी। जिससे क्या होगा? जैसे ही आप टीवी के ऊपर आपकी रिपोर्ट्स में ए प्लस दिखाओगे सारी रिपोर्ट्स के अंदर, तो क्या होगा? जनता आपके इंटरव्यू को देखेगी और जनता के दिमाग के अंदर आपका प्रभाव जमेगा। आपका क्या जमेगा? प्रभाव जमेगा। और जैसे ही आपको महसूस होता है कि भाई जनता के अंदर मेरा बहुत अच्छा खासा प्रभाव जम चुका है, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? जैसे कैलाशपति जो हैं, जो शिव जी हैं, वो कैलाश पर्वत पे ऐसे करके बैठते हैं ना, घुटने पे हाथ रख के ऐसे बैठते हैं, जैसे कि कोई राजा बैठा हुआ हो, जैसे कोई राजा बैठा बैठा हुआ हो, उस तरीके से आप चलते इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। जैसे शिवराज बैठते हैं, जैसे कि शिवराज शिवजी राज करते टाइम पे राजा की तरह बैठते हैं, उस तरीके से आप चालू इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। और ऐसे बैठने के बाद में क्या करते हो आप? अपने बाल सेट करते हो। अपने क्या करते हो? बाल सेट करते हो। बाल इस तरीके से सेट करते हो जैसे कि किसी नाई ने सेट किए हों। किसी नाई ने सेट किए हों। दोबारा से देखो, ये सारे याद हो जाएँगे आपको। तो देखो, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल तभी नियुक्त किए जाते हैं जब लंबे टाइम तक के लिए क्या हो जाता है, सीट आपकी राज्यपाल पद खाली हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा दुःख आ चुका है, इस बड़े दुःख को एक लंबे टाइम तक के लिए हैंडल करना है, तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है कहने का मतलब इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि आपका स्वरूप जो है, वो स्वरूप आपका फिट होना चाहिए, फिज़िकली और मेंटली आप फिट होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैसे से भी मजबूत होना पड़ेगा, धनिक होना ज़रूरी है। धनिक होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको क्या होना ज़रूरी है, आपको मिश्री जितनी मिठास अपनी ज़ुबान पे रखनी है। ये 3 चीज़ें जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाते हैं और आपको कहाँ पे बुला लिया जाता है, टीवी पे बुला लिया जाता है और टीवी पे इंटरव्यू आपका लिया जाता है। तो आप जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो आप अपनी सारी रिपोर्ट दिखाते हैं। सारी रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में सारी में क्या थी, ए प्लस ग्रेडिंग थी। ए प्लस ग्रेडिंग आपकी रिपोर्ट में होती है और जैसे ही जनता ए प्लस ग्रेडिंग की रिपोर्ट देखती है, तो जनता पे क्या हो जाता है, आपका प्रभाव जम जाता है और प्रभाव जैसे जमता है, आपको पता लगता है कि भाई जनता में अपना जो रोड़ा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम चुका है। तो आप क्या करते हो, जिस तरीके से कैलाश पर्वत पे शिव राज करते टाइम पे बैठते हैं, उसी तरीके से आप चालू इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। आपकी जो चेयर होती है या जो चेयर ही होती है, और तो क्या खाट पे थोड़ी बैठाएँगे। तो शिव राज करते टाइम पे जिस तरीके से बैठते हैं, तो आप वैसे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने बाल सेट करते हैं एकदम जिस तरीके से कोई नाई सेट करता है। बस कंप्लीट हो चुके हैं आपके 8 आपके कौन से अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। देखो, सबसे पहले आपके हो जाते हैं स्वरूप सिंह। कौन से हो जाते हैं? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जो कि आपके पहले पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं। तो स्वरूप सिंह पहले अतिरिक्त प्रभार वाले। दूसरे नंबर पे हो जाते हैं धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल। तीसरे हो जाते हैं कैलाशपति मिश्र। फिर 4 नंबर पे हो जाते हैं टीवी राजेश्वर। ओके। फिर 5 नंबर पे हो जाते हैं आपके ए आर किदवई। फिर 6 नंबर पे हो जाते हैं प्रभाव से हो जाएगा प्रभा राव। शिवराज से हो जाएगा शिवराज से शिवराज पाटिल। और फिर आपके 8 नंबर पे हो जाते हैं राम नाइक। ओके, तो ये आपके अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। बस हल्की सी चीज़ ये याद रखनी है कि भाई देखो, राज्यपाल पद पे नहीं होगा तो बड़ा दुःख होगा। अब बड़े दुःख में अगर आप अस्थायी तौर पे अगर काम करना चाहोगे तो जगत नारायण जी आ जाएँगे, और अगर आपको लंबा अगर खींचना है तो आपको खुद का स्वरूप आपका काम में आएगा। खुद का स्वरूप काम में आएगा, साथ ही साथ आपको धनिक होना पड़ेगा, और धनिक होने के साथ-साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़ुबान जो है वो मिश्री जितनी मीठी रखनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें जैसे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड होती है, तो आपको टीवी पे बुलाएँगे। टीवी पे आप अपनी रिपोर्ट दिखाओगे जिसमें सारे में क्या थी, ए प्लस ग्रेडिंग थी, और जैसे ही ए प्लस ग्रेडिंग जनता देखती है, तो जनता देखते ही क्या हो जाता है कि आपका जो प्रभाव है, वो प्रभाव बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और जैसे ही आपको महसूस होता है कि भाई जनता में अपना प्रभाव जम गया है, तो आप बिल्कुल दादागिरी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जैसे शिवराज बैठते हैं, वैसे आप बैठते हैं और अपने बाल सेट करते हैं जैसे कि किसी नाई ने सेट किए हैं। बस खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये आपके अस्थायी कार्यवाहक राज्यपाल हैं। अस्थायी मान लीजिए या कार्यवाहक राज्यपाल मान लीजिए, ये आपके अस्थायी वाले हो जाते हैं और ये आपके अतिरिक्त प्रभार वाले हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं। अब देखो, पूछ लिए जाएँ कि प्रभा राव जो हैं वो अस्थायी राज्यपाल हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं। तो देखो, प्रभा राव से अपन को प्रभाव इस तरीके से याद किया था। तो देखो, प्रभाव अपन को प्रभावी हलवे से भी याद आ रहा है, और वहाँ पे भी अपन को याद आ रहा है कि भाई कार्यवाहक राज्यपाल में भी अपने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल में भी है। तो आपकी मार्गरेट जो प्रभा राव है, यह आपकी अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक दोनों रहती हैं। अतिरिक्त प्रभार और देखो श्रीमती प्रभा राव, और इधर भी आपकी श्रीमती प्रभा राव आपको देखने को मिलती है। तो अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक, ये दोनों पद जो हैं ये प्रभा राव के द्वारा
लिए गए हैं। शिवराज, शिवराज मतलब शिव की तरह, शिव जो राजा राज करते हैं उस तरीके से कौन बैठता है, कब बैठते हैं आप, जब अतिरिक्त प्रभार वाला मामला आता है, स्वरूप वाला मामला आता है, क्योंकि स्वरूप आपने फिट कर लिया तो आपको टीवी पे बुलाया, और टीवी पे बुला के आप कैसे बैठते हो, शिवराज की तरह बैठते हो। तो कुल मिला के मैं फालतू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे याद हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अपन, बार बार आपको एक चीज़ परेशान करेगी, कौन सी चीज़ परेशान करेगी, कौन सी चीज़ परेशान करेगी आपको, एक सेकेंड, राष्ट्रपति शासन वाली, कि कौन से राष्ट्रपति शासन के टाइम पे कौन सा राज्यपाल होता है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में याद करवा चुका हूँ, जिनको याद है तो वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है तो वो सारे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के टाइम पे सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। तो देखो फटाफट देख लेते हैं अपन। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये चारों राष्ट्रपति शासन लिख दिए मैंने, 1 2 3 4। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 1967 में लगता है, बस ये याद रखना है आपको। पहला राष्ट्रपति शासन आपको 1967 में देखने को मिलता है। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है ये 10 साल बाद में अपन को देखने को मिलता है। 1967 में ऐड कर दो 10 साल तो 1977 हो जाएगा। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो मात्र 3 साल बाद में देखने को मिलता है, तो 1977 में ऐड कर दो 3, 1980 हो जाएगा। फिर आपको 12 साल बाद में देखने को मिलता है, तो 1992, 93, बस 67, 77, 80 और 92, 93। तो ये 4 राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अपन राज्यपालों की। तो देखो राष्ट्रपति शासन और आपका जो लॉकडाउन है, देखो राष्ट्रपति शासन के टाइम पे भी क्या होता है कि जो राज्य का शासन है वो एक तरीके से बंद हो जाता है, और लॉकडाउन में भी क्या होता है कि पूरी चीज़ें बंद हो जाती है, आपका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, आपको सामान नहीं मिलता है। इस तरीके से अपन को 19-20 में 2019-20 में अपन को देखने को मिला लॉकडाउन के अंदर। तो राष्ट्रपति शासन को लॉकडाउन की तरह मान के चलना है। अब ध्यान दो, जैसे ही पहला राष्ट्रपति शासन लगा तो मैं इसको बोल रहा हूँ पहला लॉकडाउन। तो पहला लॉकडाउन जब लगता है तो सब लोग संपूर्ण आनंद में होते हैं, सब लोग संपूर्ण आनंद में होते हैं। क्यों होते हैं, देखो बच्चों की स्कूलें बंद हो गई, हम जैसे लोगों के ऑफिस बंद हो गए, तो हो क्या रहा है कि 24 घंटे हम घर पे ही पड़े हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा लोग क्या थे, लोगों के दिमाग में पूर्ण आनंद आ चुका था, संपूर्ण आनंद आ चुका था, संपूर्ण आनंद। जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा तो संपूर्ण आनंद में चले गई थी पूरी जनता, और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि सरकार जो भी हुक्म दे रही थी, सरकार जो भी हुक्म दे रही थी वो हुक्म अपन मानते जा रहे थे, मानते जा रहे थे। सरकार बोल रही थी कि भाई आपको थाली बजानी है तो हमने थाली बजाई, आपको बाहर नहीं निकलना है हम बाहर नहीं निकले, आपको दिया जलाना है हमने दिया जलाया, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, मास्क पहन के जाना है अगर जाना है तो, बिल्कुल हमने सारे जितने भी हुक्म सरकार ने दिए वो सारे हुक्म अपन ने उनको फॉलो किया था, उनको माना था। तो संपूर्ण आनंद में थे पहले लॉकडाउन के टाइम पे, और साथ ही साथ जो सरकार हुक्म दे रही थी वो सारे हुक्म अपन को मान्य थे। तो ध्यान दो, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो राष्ट्रपति शासन किन के टाइम पे लगता है, संपूर्णानंद जी के टाइम पे स्टार्ट होता है और हुकुम सिंह जी के टाइम पे एंड होता है, हुकुम सिंह जी के टाइम पे एंड होता है। ये मात्र और मात्र कितने दिन का लॉकडाउन होता है, 45 दिन का। ये कितने दिन का होता है, ये होता है 54 दिन का। ये कितने दिन का होता है, 180 दिन का। देखो 1980, 80 ऐसे याद हो जाएगा। 92-93 का जो लॉकडाउन था वो 353 दिन का था लगभग। देखो 365 का तो एक साल ही होता है, तो 365 में से घटा दो, कितना घटाओगे, 10-12 दिन घटा दो तो आपका 353 आ जाता है। तो चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा होता है, पहला राष्ट्रपति शासन मात्र 45 दिन का, जो कि सबसे कम टाइम का होता है। बात करते हैं अपन दूसरे राष्ट्रपति शासन की। दूसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पे क्या हुआ कि देखो पहला राष्ट्रपति शासन जब लगा तो संपूर्ण आनंद में थे, हुक्म मान रहे थे, लेकिन जब दोबारा से जब लॉकडाउन लगता है या राष्ट्रपति शासन लगता है तो जनता उससे परेशान हो जाती है, जनता के दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है। 24 घंटे में घर पे ही पड़े रहना है। वैसे शादीशुदा आदमी तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सारे दिन इसकी चूचा चूचा इसकी सुनते रहो, तो वैसे परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिला के हुआ क्या कि लोग जैसे ही दूसरा लॉकडाउन लगता है या दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो वेदों को पाल लेते हैं, वेदों को पाल लेते हैं।
वेदों को पाल लेते हैं, वेदों को पढ़ने लग जाते हैं, ताकि क्या हो, थोड़ी बहुत शांति मिले दिमाग के अंदर। और साथ ही साथ क्या हो, क्या करने लग गए, रघुकुल का जो तिलक है, राम जी का जो तिलक है, रघुकुल, रघुकुल, रघुकुल समझते हो, रघुकुल, राम जी का जो परिवार था, कुल था, उनको उसको रघुकुल बोला जाता है। तो रघुकुल तिलक, रघुकुल का तिलक लगाकर बैठे रहते थे सारे दिन, जिससे क्या हो, दिमाग थोड़ा शांत रहे, मन भी शांत रहे वेदों को पालने से। तो वेदपाल त्यागी के टाइम पे दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा लॉकडाउन लगता है, और एंड किसके टाइम पे होता है, रघुकुल तिलक के टाइम पे होता है। तो 4 राष्ट्रपति शासन, ये 4 राज्यपाल याद हो गए। तीसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पे क्या हुआ, लोग परेशान तो चल ही रहे थे, तो लोगों ने क्या किया कि जो रघुकुल तिलक है, जो रघुकुल तिलक है, इसको अपन कंटिन्यू रखते हैं। वेदों को बार बार पढ़ोगे तो क्या होता है कि वेदों को बार बार पढ़ोगे तो इससे आदमी बोर हो जाता है, एक बार पढ़ लिया बहुत है, छोड़ दिया रघुकुल, इसको वेदपाल त्यागी को छोड़ दिया, मतलब वेदपाल को, वेदों को पालना छोड़ दिया। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में केवल वो जो क्या करते हैं, केवल रघुकुल का तिलक लगा के ही कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि चौथा लॉकडाउन भी अगर लग जाए, चौथा लॉकडाउन भी लग जाए, तो जनता बहुत भयंकर तरीके से परेशान हो चुकी थी। जनता बहुत तरीके से परेशान, हालांकि नहीं लगा था लॉकडाउन, लेकिन अगर मान के चलो कि लग जाता, तो जनता तीसरे लॉकडाउन में भी ऐसे हो गई थी कि भाई हमें निकालो यार बाहर, हम नहीं तो मर जाएंगे। और क्या होता है कि जब जबरदस्ती की जाती है तो फिर ढीठ बन जाते हैं। कोई भी मान लो, जनता मान लो, जनता मान लो, या कोई भी, कुछ भी, जानवर, जानवर भी है, तो अगर उसको भी परेशान करोगे तो वो ढीठ बन जाता है, ढीठ बन जाता है, और फिर वो सामना करने लग जाता है। भाई किसी जानवर को अगर आप छेड़ोगे तो वो एक बार तो कोशिश करेगा कि वो भाग जाए, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पीछे जाके उस पर उंगली कर रहे हो, तो वो क्या करता है, वो फिर वो घूम के आपका सामना करने लग जाता है। तो जनता भी ऐसे करने लग जाएगी अगर वो चौथा लॉकडाउन अगर लग जाता, तो वो क्या करते, वो चने खा के रेडी रहते। चने खाने से क्या होता है कि मजबूती मिलती है, सामना करने में हिम्मत मिलती है, तो चना खा के रेडी रहते, चना खा के वो रेडी रहते। तो चेन्ना, चेन्ना रेडी, चने खा के वो रेडी रहते। और क्या करते, और क्या करते, खुद की बलि देने के लिए, खुद की बलि देने के लिए, बलि राम, खुद की बलि राम को देने के लिए पूरे बिल्कुल तुल चुके थे, या तुल जाते। चने खा के बिल्कुल रेडी रहते, अगर चौथा लॉकडाउन लग जाता तो जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो चने खा के रेडी रहते सामना करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी बलि राम जी को देने के लिए फुल तैयार रहते, भगत बन चुके थे राम के। क्यों, क्योंकि देखो दूसरे लॉकडाउन के टाइम पे भी वो रघुकुल तिलक लगा के बैठे थे, तीसरे लॉकडाउन के टाइम पे भी रघुकुल तिलक लगा के बैठे थे, तो वो राम जी के पूरे भगत बन चुके थे। तो इसलिए क्या हुआ कि वो जब चौथा लॉकडाउन लगता तो वो चने खा के बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे सामना करने के लिए। वो साथ ही साथ वो तो ये सोच रहे थे कि हम तो बलि दे देंगे राम जी को, भाई कोरोना से मरेंगे, इससे बढ़िया तो ये है कि हम राम जी को खुद की बलि दे देंगे, राम जी को खुद, हालांकि राम जी को बलि नहीं चढ़ती है, लेकिन ऐसे अपन को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है। तो बलि राम भगत, भगत बन चुके थे पूरे राम के, बलि देने के लिए भी तैयार हो चुके थे चौथे लॉकडाउन के टाइम पे। बस ये सारी चीज़ें, ये 8 जो आपके राज्यपाल हैं, इनमें से देखो रघुकुल तिलक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या है कि 7 राज्यपाल आपके एज इट इज़ ऐसे कैसे याद हो चुके हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो अपन को ऐसे दिमाग में रखना है कि पहला लॉकडाउन लगता है, तो पहला लॉकडाउन जब लगता है तो दिमाग में क्या होता है कि लोग सब संपूर्ण आनंद में होते हैं, और साथ ही साथ सरकार जो हुक्म दे रही थी वो सारे हुक्म मानते हैं। तो संपूर्ण आनंद के टाइम पे चलता है, और एंड कब होता है, हुकुम सिंह जी के टाइम पे एंड होता है। दूसरा जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने वेदों को पालना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ रघुकुल का तिलक लगाने शुरू कर दिए। तीसरा जब लॉकडाउन लगता है तो क्या होता है कि लोग बार बार रिपीट नहीं करते हैं वेदों को पालना छोड़ देते हैं, और तीसरे लॉकडाउन के टाइम पे क्या करते हैं, केवल और केवल रघुकुल का तिलक लगा के ही बैठे रहते हैं। चौथा लॉकडाउन जब लगता है तो लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे, जनता बहुत बुरी तरीके से बोर हो चुकी थी इस चीज़ से, तो वो क्या करने लग गए कि चने खा के बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे चौथे लॉकडाउन के लिए, चने खा के बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे, और अपनी जो बलि है वो राम जी को देने के लिए तैयार हो चुके थे। तो इस तरीके से अपन ने 7 राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हैं, ये अपन ने याद कर लिए हैं। कहने का मतलब, अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, चौथे राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड 2 राज्यपाल हैं, चने खा के रेडी बैठे हुए थे, बलिराम भगत। तीसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पे
तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा तो वेदों को नहीं पाल रहे थे, केवल रघुकुल तिलक लगा के बैठे थे। पहला राष्ट्रपति शासन जनता पूर्ण संपूर्ण आनंद में थी और साथ ही साथ हुक्म मान रहे थे। बस आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। कार्यवाहक राज्यपाल भी याद हो चुके हैं, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल भी याद हो चुके हैं। तो अब आप इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सारे कर सकते हो। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट अपना जो पार्ट बच जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से इनको 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। अगला जो बचा हुआ पार्ट है उसमें अपन सारी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ ऐसे कैसे दिमाग के अंदर छापने वाले हैं। जितने भी राज्यपाल बच चुके हैं उनकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी एज़ इट इज़ ऐसे कैसे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है, चीज़ें आपको याद हो रही हैं, तो सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।